हेलो एंड वेलकम टू फास्ट एडवेंचर्स। फ्रेंड्स, आज स्कॉलरशिप टेस्ट हमने कंडक्ट कराया ऑफलाइन क्लासेस में। लगातार हर मंथ स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हमारे यहाँ, लेकिन फिलहाल जो आज का स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें क्लास 9th का जो ओवरऑल हमने टेस्ट लिया है, उस टेस्ट के मैथमेटिक्स सेगमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी ये वीडियो सॉल्यूशन आप सबको मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो बच्चे हमें देखना चाहते हैं, उन्हें भी इस पर्टिकुलर पेपर का लेवल पता चलेगा आज के इस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में। उसके साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी बताया करूंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या थ्योरी अप्लाई हो रही है। पूरा का पूरा जो स्कॉलरशिप टेस्ट था वो बेसिकली 2 चैप्टर पर बेस्ड था, एक तो पॉलिनोमियल्स और एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी 2 चैप्टर जो अभी हमारे 9th क्लास का अपडेटेड सिलेबस है उस पर भी थोड़ा थोड़ा डिपेंड कर रहा था, लेकिन हाँ, पुराने सिलेबस में या फिर हमारे जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं उस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस टेस्ट में डाला था। पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं इसमें। ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। इसके साथ साथ 10 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है ये पूरा पेपर, यानी 5 क्वेश्चन एक सेक्शन में और 5 क्वेश्चन एक सेक्शन में। पहले सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलते हैं और दूसरे सेक्शन में अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलते हैं। वैसे ही नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है, प्रोविजन है। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको -1 मिलता है, और मतलब इस वाले में सेक्शन में जिसमें आपको +6 मिल रहा होता है, और +3 वाले में आप अगर एक गलत कर देते हैं तो आपको -0.5 मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम कम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए जल्दी से। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to the power 2003 and y raised to the power 6009 is divided by x plus y cube। मतलब आप ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर आप पावर देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, ये निश्चित बात है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि ये तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है और आराम से आपको एक बात पता है कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसे हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। और फाइनली हमें यह देखने को मिलेगा कि जो x की वैल्यू है वो -y³ के बराबर आ गई। और अगर मैंने x की वैल्यू -y³ के बराबर कर दी तो बस इस -y³ को यहां x की जगह पुट कर देंगे, यानी x की जगह -y³ डाल दिया। और क्योंकि x पे पावर 2003 थी तो मैंने इस पे 2003 पावर कर दी। साथ में बगल में एक और y है तो y पे पावर 6009 है, उसे मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब ये जो 3 पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा -y की पावर कितना, 3 3 9, 0 0 एंड फाइनली 6। और यहां पे भी हमारे पास कितना है, y की पावर 6009। सो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर जो हमको मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो 0 था। ये रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे आपको और समझाया करूंगा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होता है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर निकालना है और हमें पता है कि भाई ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये डिवाइड करने वाला है इसको, तो हमेशा जब रिमाइंडर निकालना हो तो जो डिवाइजर है उसे 0 के बराबर रखना होता है और फाइनली आपको उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, जिससे आपके पास आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अगेन एक रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मैं px बराबर x raised to the power 6 minus 7x³ plus 8 मान लूं, और उसके बाद इसे डिवाइड कौन कर रहा है, x³ माइनस का 2। तो मैंने क्या बोला, जो डिवाइजर है उसे 0 के बराबर रखना होता है। जैसे 0 के बराबर रखा, x³ की वैल्यू 2 आ गई। अब क्योंकि मुझे यहां पर x की पावर 6 भी दिख रहा है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको x की पावर 6 बना लेता हूं और इस 2 को 2 का स्क्वायर क्या बना लेता हूं, 4 बना लेता हूं। यानी मेरे पास x³ की वैल्यू 2 है और मेरे पास x की पावर 6 की वैल्यू 4 है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास जो px आने वाला है, मतलब x की पावर 6 की जगह 4 और फाइनली जो x की पावर 3 की जगह 2 पुट करने वाला हूं, तो मेरे पास जो फाइनल इसकी वैल्यू आने वाली है px की, वो कितनी आने वाली है, 4 माइनस 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे x³ की जगह 2 डाल देंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा और प्लस के 8 आ गया। यानी 8 + 4 12, 12 माइनस 14 कितना हो गया, -2। तो ये हमारा जो आया है ना, इसे ही हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर कितना निकाल दिया, -2। यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, वो कितना है, -2। आप लोग देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। एक बार रिमाइंडर थ्योरम आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा।
जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये px, ये एक्चुअली रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से समझिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया किससे? x+1 से। सपोज कर लीजिए इस पॉलिनोमियल को आपने x+1 से डिवाइड किया, तो जब x+1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस x+1 को 0 के बराबर कर देना है। यानी यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इस x बराबर -1 को जब आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा किसकी वैल्यू? आपको मिलेगा p ऑफ -1 की वैल्यू। अब जो p ऑफ -1 की वैल्यू आपको मिलने वाली है पुट करने के बाद, चलिए पुट करके दिखा भी देता हूं। देखिए a इंटू x² यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b प्लस c। नाउ दिस पर्टिकुलर a प्लस b प्लस c इज योर रिमाइंडर। ऑलवेज रिमेंबर कि जो px होता है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए, अब यहीं से फैक्टर थ्योरम भी निकल करके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? फैक्टर होने का मतलब क्या है? कोई चीज कंप्लीटली डिवाइड कर दे रही है उसको। तो उस केस में जो px की वैल्यू होगी, ये px की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो px किसको रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो px हमारा 0 हो जाएगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इसे अगर हम डेफिनेशन से समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसे हम नॉर्मली ऐसे समझ लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। एक पॉलिनोमियल जिसको मैंने px सेलेक्ट कर लिया, अगर इस पॉलिनोमियल को x+1 डिवाइड करता है, यानी डिवाइजर हो गया x+1, तो हमें x+1 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है। इस x की वैल्यू को वापस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कहीं ना कहीं px किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए px की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी x की वैल्यू आपने डाला पॉलिनोमियल में, सपोज करिए आपने x की वैल्यू d डाला, तो ये जो होगा ना x बराबर d, ये तुम्हारा उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगी। बात खत्म हो गया, इतना छोटा सा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना बहुत ही बेसिक सी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपसे पूछा है। बेसिकली आपसे पूछा ही नहीं है कि और क्या है, बस आपसे एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछा है। देखिए, पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन आपको आती होगी ना तो ये क्वेश्चन वैसे भी कुछ है नहीं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली पॉलिनोमियल कुछ है नहीं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के साथ, ठीक है। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स को ही हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर होल नंबर। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा जिसमें जितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उन सभी वेरिएबल पे जो पावर है वो एक होल नंबर है। अब होल नंबर कहां से शुरू होती है? 0 से। कहां खत्म होती है? इनफाइनाइट पे। यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब तो आप कहेंगे कि वो पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जल्दी से यहां देखिए, ये जानते हैं क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है √3, मतलब रूट सिर्फ 3 पे है, x पे स्क्वायर है तो मतलब x पे पावर 2 हो गई, x पे पावर 1 हो गई। 2 और 1 होल नंबर है, यानी ये तो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है 3/2 x³ x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1, अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आ जाइए, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस x की पावर -1। यही तो प्रॉब्लम है, x पे पावर -1 आ गई जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब बस यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी मतलब यही ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, बट यस ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो इट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 9th के लेवल पे ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस पूरे पेपर का हो सकता है। बिकॉज रीजन बीइंग कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना जीरोज वाला,
ये 10th में पढ़ाया जाता है, बट अब धीरे धीरे इसको 9th में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। चलिए एक बार आपको मैं बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ये कॉन्सेप्ट किसका है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अब ये क्या होते हैं, जरा इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज करिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इस पूरे सिस्टम में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। तो अगर मान लिया जाए कि ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस जो है वो एक अल्फा है और एक बीटा है। मतलब अल्फा और बीटा कुछ है नहीं, ऐसा परेशान नहीं होना है। अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं, जैसे एक्स और वाई होता है। अब क्योंकि यहाँ एक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो हम एक्स और वाई ना लेकर के अपने जीरोस को अल्फा और बीटा ले लेते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने एक्स की जगह पे अल्फा डाला ना तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। वैसे ही अगर एक्स की जगह बीटा डालूंगा तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। ये होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब। तो कहने का मतलब क्या है समझिएगा, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इन दोनों जीरोस का सम करेंगे जब आप, तो आपको माइनस का b अपॉन ए मिलेगा। b क्या है? x का कोफिशिएंट। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां नंबर्स लिखे होंगे कल को तो आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। ऐसे ही यहां माइनस पहले से है फॉर्मूले में, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? c अपॉन ए। क्या हो जाएगी? c अपॉन ए। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको ये पता होता तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार ध्यान से। बस सबसे पहले अपने ए को, अपने बी को और अपने सी को जल्दी से रिकॉग्नाइज करिए, पहचानने की कोशिश करिए। यहां टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं बैठा है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। टी के बगल में -4 बैठा है तो बी की वैल्यू -4 हो जाएगी और सी की जगह बैठा है 3। अब फाइनली हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि ये जो पॉलिनोमियल था इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा थे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो तुमने फॉर्मूला में क्या लिखा था? -b/a। अब माइनस तो फॉर्मूले वाला हो गया। अब b की वैल्यू कितनी है? -4, तो b की जगह -4 डाल दिया और a की वैल्यू कितनी है? फाइनली 1। यानी इसका आंसर यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपनी आ चुकी है 4। चलिए इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आप कहोगे सर c अपॉन ए होता है। c की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है? 3 निकाल ली है और a की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली? 1। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, यानी इसकी वैल्यू निकालने पे। बस एक मिनट, अब आते हैं इसकी वैल्यू निकालने पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी, ध्यान से देखिए, क्या मुझे यहां भी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और यहां भी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिख रहा है कॉमन? तो मैंने क्या कहा कि यार अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को लिया जाए कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? यहां से अल्फा बच जाएगा और फाइनली यहां से ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? बीटा बच जाएगा। अब अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, यार एक्सपोनेंट एंड मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर्स की बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों पे क्यूब है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों को होल क्यूब बना सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमने पीछे से निकाल ली है, यहां पुट कर दो 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 निकाली थी, 3 का क्यूब इंटू 4। अब बताओ जल्दी से, 3 का क्यूब कितना? 27। और 27 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10 आ जाएगा। 108 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में आपको छोटी छोटी नॉलेज, बहुत माइन्यूट लेवल की नॉलेज जरूरी थी, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो ये आपको पढ़ाया नहीं गया होगा क्लास में, लेकिन अगर इन केस मान लीजिए कोई चीज छूट गई हो तो मैं इसलिए थ्योरी भी एक्सप्लेन करते हुए साथ के साथ चल रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो थ्योरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ये, मतलब आप कह सकते हैं कि ये सेकंड इंपॉर्टेंट, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसको स्टार मार्क करिएगा, कभी कभी स्कूलों में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन अगेन अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है जो मैंने आपको बता दिया है कि पी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर को, उसके बाद कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में,
सच बता रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरे पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल को मैंने बोल दिया कि भाई इसको तो मैं px से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये क्या है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। वाह, वेरी गुड। उसके बाद इस वाले पॉलिनोमियल को मैं किससे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, एक नए वेरिएबल यानी qx से। क्या लिखा मैंने, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। बहुत बढ़िया, हमने इस चीज को रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मतलब एक रिप्रेजेंट कर लिया तरीके से, ठीक है। अब जब रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आदमी ये चेक करता है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, लीव द सेम रिमाइंडर। क्या बात है, लीव द सेम रिमाइंडर। लेकिन कब कब, जब डिवाइड होता है x माइनस 2 से, मतलब जब मेरा डिवाइजर x माइनस 2 होगा तो ये वाला भी और ये वाला भी सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। क्या बोल रहा था अभी मैं थोड़ी देर पहले, जो डिवाइजर है यानी x माइनस 2 उसे 0 के बराबर रखो। x की वैल्यू कितनी निकाल दी तुमने, 2 निकाल दी। कितनी खुशी की बात है कि तुमने x की वैल्यू 2 निकाल दी। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू तुमने 2 निकाली है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये जो तुमने x की वैल्यू 2 निकाली है इसको लाके इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो, जो भी वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि px रिमाइंडर qx रिमाइंडर, तो जैसे ही x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा p2, ये भी रिमाइंडर होगा। अब p2 की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1, यानी ये हो जाएगा 4a प्लस 17। ये मैंने क्या निकाला है पता है आपको, ये मैंने निकाला है p2। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो तुमने p2 निकाला है, मैंने क्या बोला 10 बार, यही तो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, दैट p2 रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर। तो अगर ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये भी रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जब मेरा px नाम का पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड हुआ होगा तो 4a प्लस 17 एज अ रिमाइंडर दिया होगा, एज अ रिमाइंडर 4a प्लस 17 दिया होगा। ऐसे ही जरा qx नाम के पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर देगा वो निकालिए। तरीका बता दिया मैंने, x माइनस 2 को 0 के बराबर, x बराबर 2 आ गया, q2 निकालो। क्या निकालो, q2 कैसे निकालोगे, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। चलिए तो फटाफट 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, ये a है 9 नहीं है, ठीक है, कट गया। यहां से कितना आ गया बेटा, a प्लस 8, किसकी वैल्यू आ गई, q2। अगेन q2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को, तो इसका मतलब a प्लस 8 भी क्या होगा, रिमाइंडर। साफ रहा, कहा गया है क्वेश्चन में x माइनस 2 जब दोनों पॉलिनोमियल px और qx को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब सर p2 और q2 आपस में बराबर होने चाहिए। ओके, सो 4a प्लस 17 आप कहना चाहते हैं कि a प्लस 8 के इक्वल होगा। यस, वेरी गुड। a की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तुम, नहीं निकाल पाओगे तो मत निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको निकालना है कि नहीं निकालना है, बट निकालना तो है ना, क्योंकि आंसर a की वैल्यू ही तो चाहिए। तो चलो a उधर जाएगा यानी बन जाएगा 3a, और इधर से 17 को उधर भेजता हूं मैं, 17 को उधर भेजूंगा तो पता है कितना बन जाएगा, ये माइनस का 9, और यहां से फाइनल a की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 3 आ रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप समझिए बात को। तो a बराबर -3 मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आराम से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैंने बोला ना अभी इसके पहले वाला एक बेस्ट था, मतलब वो तो बेस्ट है ही, कि वो बेस्ट इसलिए है जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन आई थिंक करवाया था, वो थर्ड या फोर्थ आई थिंक करवाया था, जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने करवाया, वो तो अपने आप में बेस्ट है ही, उसका कोई मतलब मुकाबला है नहीं, बिकॉज मैंने बताया आपको कि वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पता होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट तो क्या पता होगा, आपको एक्चुअली थोड़ा सा अपना बेसिक दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा, ठीक है। जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4abcd, जब तक इसे आप फैक्टराइज नहीं करोगे तब तक आप इसके एक फैक्टर्स नहीं बता पाओगे, और फैक्टराइजेशन आपको तब आएगा जब आप एक बात जानोगे कि इसे खोल देना है, समझ रहे हो आप, इसे मल्टीप्लाई करके एकदम एक्सपैंड कर देना है। यानी a स्क्वायर का c स्क्वायर से तो क्या हुआ a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर से d स्क्वायर से तो क्या हुआ माइनस का a स्क्वायर d स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर से c स्क्वायर का तो माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर से माइनस के d स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर d स्क्वायर। अब एक और छोटा सा काम करूंगा, बहुत ही प्यारा सा काम करूंगा, -4abcd लिखा हुआ है,
इसे तोड़ के -2abcd -2abcd लिख सकता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई होगी? अगर हुई है तो ऑफलाइन में मिल लेना, समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन -4abcd को ऐसे लिख सकते हैं भाई, और ऐसे लिखने का रीजन बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। ये दिख रहा है तुमको a²c², ये दिख रहा है तुमको ये b²d², और फाइनली ये वाला टर्म -2abcd। इनको इकट्ठा करने जा रहा हूं, ठीक है? और साथ में इकट्ठा करते टाइम एक काम और कर रहा हूं, इस a²c² को ac का होल स्क्वायर लिखने वाला हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस b²d² को मैं bd का होल स्क्वायर लिखने वाला हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और माइनस का 2abcd में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, समझ जाओगे आप थोड़ी देर बाद अभी, ठीक है? वैसे ही मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, इस टर्म की बात कर रहा हूं, और इस टर्म की बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, इन तीनों टर्म में माइनस कॉमन है, तो मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा, बाहर आ जाएगा माइनस। अब यहां बच गया a²d², जिसको मैं लिख दूंगा ad का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इस पे माइनस था, तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो यहां कितना आ जाएगा? bc का होल स्क्वायर। फिर इस पे भी तो प्लस आ जाएगा, यस, इस पे भी प्लस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2abcd। नाइस, ये चीज हो गई खत्म। अब समझिए, क्या ये a का स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये b का स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और ये 2ab दिख रहा है। यानी कैपिटल A अगर मैं बोलूं तो कैपिटल A की जगह AC बैठा है, और कैपिटल B की जगह BD बैठा है। आप समझिए बात को, क्या ये कैपिटल A का स्क्वायर दिख रहा है प्लस कैपिटल B का स्क्वायर -2 कैपिटल A कैपिटल B। क्लियर? तो इसे हम लिख सकते हैं AC माइनस BD का होल स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस। ऐसे ही इसे हम AD प्लस BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AD प्लस BC का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² प्लस b² प्लस 2abcd लिखा हुआ है। अब इस पूरे सिस्टम को देखिए, ये a का स्क्वायर, मतलब अगर इस पूरे को कहूं मैं तो ये एक एक्सप्रेशन मान लिया जाए, तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये देखिए, ये पूरा एक एक्सप्रेशन अगर काउंट किया जाए, मतलब इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल A अब बोल देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये कैपिटल A हो गया और ये कैपिटल B हो गया। तो क्या ये कैपिटल A का स्क्वायर और ये कैपिटल B का स्क्वायर लिखा है? और इसका फॉर्मूला भी तो आपको आता है, a² माइनस b² क्या होता है भाई? a प्लस b, a माइनस b। बस ध्यान क्या रखना है, a की जगह AC माइनस BD बैठा है और B की जगह AD प्लस BC बैठा है। तो मैंने एक ब्रैकेट में क्या लिख दिया? A प्लस B। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? AC माइनस BD। ये पूरा A को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि A प्लस B, A, अब माइनस B लिखने वाला हूं, तो B लिखने वाला हूं माइनस, तो माइनस B लिखने वाला हूं ना, तो AD पे भी माइनस आ जाएगा और BC पे भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब मेरी बात को देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे बड़े से सेटअप को फैक्टराइज करके ये लिख दिया, ये लिख दिया। यानी इसके दो फैक्टर्स क्या आ गए? एक ये आ गया और ये आ गया। हमको तो एक ही बताना था, हमें तो एक ही बताना था ना भाई। हमसे पूछा है वन ऑफ द फैक्टर्स, यानी इसको तोड़ के मैंने दो फैक्टर निकाल दिए। अब ऑप्शन देखने की बारी आ गई। देखो ऑप्शन में कौन सा, इन दोनों में से कौन सा अवेलेबल है? AC माइनस BD, AC माइनस BD, BC प्लस AD, BC प्लस AD। अरे वाह, यही अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मतलब बहुत ही अच्छे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस जब होते हैं तो ज्यादा मजा आता है क्वेश्चंस लगाने में, और समझ में आना चाहिए। मेन बात यह है ना कि समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो दिक्कत होती है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है इस चीज को लेकर के। ये जो पूरी की पूरी PDF है ये शेयर कर दी जाएगी, बट आप समझते चलिए, बस पूरे की पूरी कहानी को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये आमतौर पे ओलंपियाड लेवल पे बहुत पूछा जाता है। और इसके पूछे जाने की वजह ही बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल वजह है, क्योंकि बच्चों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि अगर x का 1/x के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमेशा 1 आता है। कहने का मतलब, कल को अगर मैं x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को x² प्लस 1/x² प्लस 2 लिख दूं, सिर्फ 2 लिख के छोड़ दूं, तो तुम चौंक जाओगे। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा, तो तुम तुरंत चौंक जाओगे कि सर ने क्या लिख दिया, ये क्या है, व्हाट इज दिस? अरे भाई कुछ नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा था मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। a की जगह कौन बैठा है? x। b की जगह कौन बैठा है? 1/x। अब दोनों काट देगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं क्यों लिखूं भाई उस चीज को, मैंने नहीं लिखा उस चीज को। यानी ये क्या लिखा मैंने? a² प्लस b² प्लस 2ab। x
x इंटू 1/x कट जाएगा, इसलिए मैंने उस चीज को नहीं लिखा। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 98 दी है। अच्छा, यानी हमें इसकी वैल्यू 98 दी है, बहुत बढ़िया। 98 प्लस 2, ओके, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इस तरफ चल रहा है। जल्दी बताइए इधर कितना आ गया, 100, यानी x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √100, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10। ये निकालते ही क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। कैसे? तुम्हें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। अब कुछ लोग a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और फंस जाएंगे, नहीं लगाना है, मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। आपको ये पता है क्या कि अगर आप a प्लस b का होल क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दो, जब जब ab आ रहा है मैं लिखता ही नहीं हूं, क्योंकि x इंटू 1/x करके 1 हो जाएगा। 3ab इंटू a प्लस b लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, a प्लस b लिखूंगा, लेकिन ab को नहीं लिख रहा हूं। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 3ab मल्टीप्लाई वाला नहीं लिखा, ठीक है, डन है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत अच्छी बात है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है भाई साहब, 10 का क्यूब बैठा दिया। इधर क्या है, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को क्लब कर लो, मतलब एक साथ कर लो, इनको भागने मत देना इधर उधर, अगर यही भाग जाएंगे तो वैल्यू किसकी निकालेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू तुमको निकालनी है। आगे आ जाओ, 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकाल रखी है भाई ने, इसकी वैल्यू भाई ने निकाल रखी है 10 दिया 30 को इधर बैठा दो, 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 30 को यहां ले आया, -30 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये भाई ने निकाल रखी है। यानी यहां से 1000 में से 30 चला जाता है तो 970 बचता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये ले भाई, तुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, निकाल के गायब कर दिया, 970। बी आंसर है इसका, बी करेक्ट आंसर है इसका। पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना जीना सीखो, जब तक तुम क्वेश्चन को जीना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे भाई। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन तुम जब तक ये नहीं समझोगे कि x और 1/x का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है या रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 वैल्यू देते हैं, तब तक शायद मुश्किल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगे, खैर समझाते हैं। देखिए ध्यान से, अगेन रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, भर भर के रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन दिए गए थे। द पॉलिनोमियल x क्यूब, मतलब पॉलिनोमियल है, ओके, तो भाई साहब आप इसके अंदर आइए, px के अंदर आइए, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ओके, तो आप एक काम करिए qx के अंदर आ जाइए। यानी मैंने दोनों पॉलिनोमियल को क्या कर लिया है, बढ़िया से डिफाइन कर लिया है, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय, ओके, आप डिवाइड करने वाले हैं इनको, तो आपको सबसे पहले मैं 0 के बराबर रखूंगा और आपको मैं फाइनली x की वैल्यू यहां से -1 निकाल लूंगा। अच्छा, लीव्स रिमाइंडर r1 एंड r2, बाद में देखेंगे, रिमाइंडर हमको पता है, आप बताइए मत। पहले एक काम करिए, x बराबर -1 को उठा के p में डालिए, तो p ऑफ -1 निकलेगा। अब जो भी p ऑफ -1 आने वाला है वही तुम्हारा इस पर्टिकुलर px का रिमाइंडर होगा जब x + 1 इसको डिवाइड करेगा। p ऑफ -1 क्या आने वाला है तुम्हारा, -1 का क्यूब, -1 विच इज इक्वल टू -2। हमसे कह रहा है जो रिमाइंडर आएगा उसे r1 मान लेना, ले भाई मान लिया, मतलब मेरे r1 की वैल्यू कितनी हो गई, -2। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, q ऑफ -1 निकालिए, q ऑफ -1 यानी -1 का क्यूब प्लस 1, यहां से आ गया 0, और जो भी रिमाइंडर आएगा ये बोल रहा है उसको r2 मान लेना, ले भाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन को समझो, सॉरी यहां पे x² लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इसको भी x² कर देता हूँ, x² + 1 लिखा हुआ था, तो ये -1 का स्क्वायर + 1 कर दिया, यानी ये 1 + 1 कर दिया, यानी ये 2 आ गया, यानी मेरे r2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। दोबारा बता रहा हूं, प्लीज सुन लो। इसको मैंने px मान लिया, इसको मैंने qx मान लिया। अब हमसे कह रहा है कि px और qx को x + 1 डिवाइड करता है, मैंने क्या बोला, जो डिवाइड करता है उसको 0 के बराबर रखना, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू जो भी आएगी उसको ले आके px में भी डाल देना, और x की वैल्यू जो भी आएगी उसको ला करके qx में भी डाल देना। यानी p ऑफ -1 जो आने वाला है वही रिमाइंडर होगा, q ऑफ -1 जो आने वाला है वही रिमाइंडर होगा, और जो रिमाइंडर p ऑफ -1 से आया उसको r1 मान लेना था, बोला गया है क्वेश्चन में, और जो रिमाइंडर q ऑफ -1 से आएगा उसे r2 मान लेना है। अच्छा, अब एक बात बताइए, r1 है -2 और r2 है +2, ठीक है। अगर मैं r1 और r2 को जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0। ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे, पहला ऑप्शन ही है, खत्म हो गया क्वेश्चन, गायब।
यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करें रादर देन ऑप्शन पे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का वैल्यूज निकाल लें, R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओ माय गॉड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको जरा ट्राइसेक्शन वाला सिस्टम समझा देता हूं कि क्या होता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने कहा एक मेरे पास ऐसी कोई सीधी साधी लाइन है, ठीक है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x1, y1 है और b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x2, y2 है। मतलब मैंने इस लाइन को कहां बना दिया है, कार्टेशियन प्लेन पे। अब इस लाइन AB को दो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट को मैंने C बोल दिया, A पॉइंट को मैंने C बोल दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने A, B रख दिए, और दूसरे पॉइंट को मैंने D बोल दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y रख दिए। हमसे पता है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटा, हमसे कहा जा रहा है तुमको मैं ये देता हूं, ये लो, तुमको मैं ये कितना देता हूं, देखो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में A पॉइंट तुमको 2, -1 दिया गया है। चलो मैं रखते जा रहा हूं साथ के साथ ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे, ठीक है। एक A पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2, -1, और B पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4, -3। बहुत अच्छी बात है, यानी लाइन सेगमेंट जो बना है A और B पॉइंट से बना है, ये 4, -3 से बना है, ठीक है। A पता है तुमको, B पता है तुमको, तुमसे C और D के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। एक बात ध्यान रखना, ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन। मतलब ये पार्ट भी 1 हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में, ये पार्ट भी 1 हो जाएगा, और ये पार्ट भी हमारा कितना हो जाएगा, 1। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवीजन, वैसे ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवीजन। वर्ड अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है इनका, ठीक है। अब बात को समझिएगा ध्यान से। थोड़ी देर के लिए मैं ना इस पॉइंट डी को भूल जाता हूं, मान लेता हूं पॉइंट डी बीच में नहीं था। अगर भूल गया मैं, तो आप मुझे ये बताइए, ए से लेके सी तक की वैल्यू तो 1 ही थी रेशियो में, लेकिन ये 1 और +1 मिल करके सी से लेके बी तक की वैल्यू कितनी बना दी इसने, कितनी बना दी इसने भाई, 2। यानी अगर आपको थोड़ा भी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानकारी हो तो इसे हम लोग मानते थे m और इसे हम लोग मानते थे n। अब अगर मुझे c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज c, a, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। मतलब यहां से तुम्हारे a कोऑर्डिनेट के बारे में तुमको पता चल जाएगा, ऐसे ही my2 + ny1 अपॉन m + n से तुमको किसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चल जाएगा, b के कोऑर्डिनेट के बारे में पता चल जाएगा। अब बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है भैया, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। क्या तुम्हें m की वैल्यू नहीं पता चल चुकी है, 1, ये देखो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x2 के साथ। x2 की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 1 × 4 तो 4 होता है सर, तो mx2 खत्म, प्लस nx1, n की वैल्यू कितनी है, 2, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, यहां भी आ गया 4, अपॉन m + n, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, कॉमा नेक्स्ट आओ फटाफट my2, m का मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, -3 प्लस ny1, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अपॉन में कितना बैठा देता हूं बेटा, फिर से 3 बैठा देता हूं, क्योंकि m + n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। यानी यहां से जो मेरे पास आंसर आया, c के जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, c, a, b के जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करो, इट इज 8/3, इट इज 8/3, कॉमा यहां से कितना आने वाला है, -5/3। क्वेश्चन खत्म। लेकिन अभी एक पार्ट खत्म हुआ है, अभी मैंने डी हटा दिया है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना था, अभी मैंने सिर्फ सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटा, 8/3, 5/3। पहले एक बार ऑप्शन, -5/3 सॉरी, पहले एक बार ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। 8/3, -5/3, कहीं और भी है क्या, कहीं और भी है, ये वाला 8/3, -5/3। मैं क्यों दोबारा मेहनत करने जाऊं, मैं दूसरे के लिए मेहनत क्यों करूं, अगर मुझे ऑप्शन ही एलिमिनेट कर देना है और आता है तो मैं क्यों दूसरा मतलब एलिमिनेट करूंगा। देखो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 8/3, -5/3, मतलब a की वैल्यू 8/3, x कोऑर्डिनेट कितना है, c का x कोऑर्डिनेट कितना है, 8/3, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -5/3। मैं पीछे जाऊंगा, मैं देखूंगा 8/3 -5/3 कहीं पे है क्या, 8/3 -5/3 सिर्फ सी ऑप्शन में है, बाकी और कहीं है क्या, बाकी और कहीं नहीं है सर।
बिल्कुल नहीं है सर, देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल है ही नहीं, देख लीजिए ध्यान से, दोबारा देख लीजिए, क्या कहीं और भी है 8/3 -5/3? नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये उल्टा लिखा हुआ है। 8/3 यहां पे y का पार्ट हो गया है और तुम्हारा -5/3 x का पार्ट हो गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे निकालते हैं हम लोग आगे, ये बताना जरूरी है बेटा, ये बताना जरूरी है, ध्यान से सुनो। अब थोड़ी देर के लिए डी इंट्रोड्यूस जब कर रहे हो, डी की कोऑर्डिनेट्स क्या माना था तुमने, x, y, डी इंट्रोड्यूस कर लिया तुमने। अब तुम्हारा काम यह है कि तुमको अब सी भूलना पड़ेगा बेटा, हाँ अब सी भूलना पड़ेगा तुमको। क्यों? क्योंकि जब डी निकाल रहे हो तो सी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। सी हटाओ, सी हटा दिए तो जरा ये बताओ ए से लेके डी तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 + 1 2। उसके बाद डी से लेके बी तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 ही रहेगी। अब ये तुम्हारे लिए m है, ये तुम्हारे लिए n है, फॉर्मूला वही है, सेक्शन फॉर्मूला। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं ये भी लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने। इट इज योर सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही मजेदार फॉर्मूला होता है बेटा। इसमें क्या होता है आप लोगों ने देख लिया। अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, फिर से सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बस। देखो m x2 की वैल्यू कितनी, 4, यानी 4 दूना 8, ठीक है। n x1 8 + 2 बाय m + n की वैल्यू 3 थी। उसके बाद m y2 -6 n y1 -1 बाय 3 आ गया क्या, 8 + 2 10/3 -7/3। क्वेश्चन खत्म। अब तो पक्का हो गया, 10/3 -7/3 इज नथिंग बट इन द थर्ड ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 10th क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको नहीं पढ़ाया गया हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो क्लास में होंगे उनको जरूर पढ़ाया गया होगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जाननी जरूरी है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर 1, K 4, -3 -9, 7 एंड इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखिए ध्यान से, मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस A, B और C है। A के कोऑर्डिनेट्स मैंने कितना ले लिया, x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स मैंने कितने ले लिए, x2, y2। C के कोऑर्डिनेट्स मैंने कितने ले लिए, x3, y3। अब देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल के एरिया को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाफ कैसे आया वो आपको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा, बट निकालना ऐसे, हाफ, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस का साइन। क्यों लगाते हैं उसका भी एक रीजन बताता हूं। आप मोटा मोटा समझ के रखो कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो अगर मान लो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये जो मॉड्यूलस का साइन होता है वो उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। हाफ यहां लिखा मैंने x1, तो ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं मैं, y2 - y3 प्लस x2, ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं मैं, y3 - y1 प्लस x3, ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं, y2 - y3 हो गया, y3 - y1 हो गया, बचा कितना, y1 - y2। देखा आपने, और फिर फाइनली मॉड क्लोज, मॉड्यूलस ओपन हुआ था, मॉड्यूलस क्लोज हो गया। अब मैं ना पीछे जाता हूं और A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स की जो वैल्यूज गिवन है उनको यहीं लाके पुट करता हूं और आपके सामने आंसर निकालता हूं। देखिए ध्यान से, मैं पीछे जाता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1, K 4, -3, ओके, 1, K, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1, K, तो मतलब अभी बता देता हूं, मतलब तुमको इधर 4, -3 दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी दी है, ओहो, लास्ट वाली वैल्यू कितनी दी है लास्ट वाली वैल्यू दी है -9, 7, -9, ये दिया हुआ है माइनस का 9, 7। देखिए ध्यान से, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू k, ओके, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -3, ओके, x3 की वैल्यू -9, y3 की वैल्यू +7। क्लियर है, सब तो पता चल गया भैया। डाल दो वैल्यू अंदर, 1/2, और एरिया की वैल्यू कितनी दी थी, 15, तो मैं एरिया की जगह क्या डाल देता हूं, 15, ठीक है। 1/2 मॉड्यूलस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू y2 - y3, y2 है -3 माइनस y3 कितना है, y3 है 7, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, नाइस, y3 - y1, y3 की वैल्यू 7 है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, k है, यही तो निकालना है, प्लस उसके बाद आगे देखो x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, -9, तो यहां पे प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, माइनस, क्योंकि -9 है ना, तो -9 इंटू y1 - y2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू k आ गई है, y1 की वैल्यू k आ गई है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, y2 की वैल्यू आ गई है
y2 की वैल्यू -3 है और एक फॉर्मूले वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, मॉड्यूलस क्लोज। इधर 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, मैंने इस 2 को इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 4 7 जा 28 माइनस का 4k, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 9k और माइनस का 27, मॉड्यूलस का साइन क्लोज। यहां तक तो आ गया, बहुत बढ़िया। ये मॉड्यूलस का साइन है बेटा, ध्यान रखना, ये मॉड्यूलस का साइन है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी 30 इज इक्वल टू मॉड्यूलस, यहां देखो 28 में से 10 गया 18, ठीक है। 18 और इसको कर देंगे तो माइनस का 13 के, पहले इसको लिख देता हूं माइनस का 13 के, ठीक है। अब 28 माइनस 27 कर लो ना, 1 हो जाएगा, और माइनस 10 यानी माइनस का 9 हो गया, ठीक है। यहां तक हमारी वैल्यूज आ चुकी है। ओहो क्या हो गया, हेलो